हेलो बच्चों, मैं प्रभात मेरे YouTube चैनल में प्रभात पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम की आखिरी क्लास। आज हमारी रिमाइंडर थ्योरम की आखिरी क्लास है। आपको अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड या उससे पहले यूनिट 8 से लेके, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, आप उससे ज्वाइन करिए और आपको जो भी कोई परेशानी हो आप मुझे वहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि अगर कोई n संख्या जिसे हम ऐसे लिख लें, कोई d संख्या है जिसे हम n से डिवाइड देते हैं, यानी कोई डिवाइजर है जिसे हम n से डिवाइड देते हैं, उसका रिमाइंडर कितना आता है? 14 आ रहा है। कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। कोई n संख्या है, जो कोई d संख्या है जिसे हम n से डिवाइड देते हैं, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। यही वो संख्या में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें, यानी उस संख्या में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर हमने उसे n से डिवाइड दिया, अब रिमाइंडर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। पहले कोई संख्या थी d जिसे हमने n से डिवाइड दिया, तो रिमाइंडर कितना आया? 14। अब उसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 का गुणा किया, तो अब रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि अगर हम उसमें संख्या में 4 का मल्टीप्लाई करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपको बताना है। हमने आपको बताया था, इससे पहले भी क्वेश्चन ऐसा कराया था हमने, कि अगर हम नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, यदि हम नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर का, तो ऑटोमेटिकली वो नंबर का मल्टीप्लाई रिमाइंडर में भी होगा। यानी हमने यहाँ पे अगर 3 का मल्टीप्लाई किया है, तो यानी रिमाइंडर में भी 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे रिमाइंडर आना कितना चाहिए? 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए। और यहाँ पर आया कितना है? 8 आया है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आया था वो n से एक बार काटा गया हो या 2 बार काटा गया हो, वो अपन देखेंगे। तो हमने यहाँ पर वो पहले हमें निकालना चाहिए, वो n निकालेंगे। तो यानी 42 में से हम 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा? 34। अब जो 34 जो आया है, हम नहीं कह सकते कि 34 जो है वो हमारा n ही है, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया। यदि हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया होता तो हम कह सकते थे जो यहाँ पर हमारा जो आया है माइनस करने पर वो हमारा n ही है, क्योंकि वो एक ही बार डिवाइड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया तो जरूरी नहीं वो एक ही बार डिवाइड हो, को 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है डिवाइड। इसलिए हम नहीं कह सकते कि जो 34 है वो हमारा n हो सकता है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 34 है वो हमारा, जो इसकी जगह पे अगर हम कह सकते हैं कि 34 यहाँ पर हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है? 17 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। 34 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर इसका ऑप्शन आपको हम लिख के दें, इसके अगर ऑप्शन होंगे तो 5, 6, 7 और 8। इसके ऑप्शन क्या होंगे? 5, 6, 7 और 8। ठीक है ना। अब हम निकालते कैसे, देखो कि अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है? 4d/n, इसका रिमाइंडर निकालना है। तो हमें नहीं पता, यहाँ पे 17 भी हो सकता है, 34 हो सकता है, दोनों को लेके चलते हैं, हम आगे चेक करते हैं। अब हम यहाँ पर जो 4d है, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए? इसके हिसाब से चलो चौको 56 आना चाहिए। इसके हिसाब से हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 56 आएगा। अब 56 को हम 34 से भाग करते हैं, 56 को हम 34 से भाग करते हैं, तो इसके हिसाब से रिमाइंडर कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। इसके हिसाब से रिमाइंडर कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। अब हम 17 के हिसाब से भाग करते हैं, 17 के हिसाब से कितना रिमाइंडर आ रहा है? 17 × 51, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5। अब हमें ऑप्शन कितना दिया गया है? 5, 6, 7, 8। यानी हमारा आंसर क्या होगा? 5। यानी हम कह सकते हैं कि 17 जो है वो क्या है? हमारा n है। यानी n इक्वल टू यहाँ पर क्या निकल के आया? 17 निकल के आया। समझ में आया ना? n हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया? 17 निकल के आया। यहाँ पर हमारा n क्या नहीं हो सकता? 34 नहीं हो सकता, क्योंकि 34 का हम जब इसमें भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा? 22। और ऑप्शन हमें दिए गए हैं 5, 6, 7, 8, और 17 से भाग कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5। यानी हमारा आंसर क्या होगा? 5। ठीक है ना। यानी हमारा n क्या होगा? n क्या होगा हमारा यहाँ पे? 17 होगा। ठीक है ना।
अब आपको हम एक चीज बताते हैं, क्या? कंजर्वेटिव रिमाइंडर। कंजर्वेटिव रिमाइंडर इसे कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं इसको? क्रमानुसार। क्रमानुसार शेषफल। ठीक है ना, क्या कहते हैं? क्रमानुसार शेषफल। इसे क्या कहते हैं? ये होता क्या है, जैसे हम आपको देखिए कि हमने लिया 657, इसे हमने 15 से भाग दिया। कितना लिया हमने? 657 लिया, और इसे हमने किससे भाग दिया? 15 से भाग दिया। यानी कितनी बार जाएगा? 15 चौको 60। अब यहाँ पर कितना आया? 5 आया, यानी एक रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 5। ठीक है ना, फिर हमने 7 लिया। अब हम कितनी बार जाएंगे? फिर भी कितनी बार जाएंगे? 15 3 43। अब हमारा कितना रिमाइंडर आया? 12। एक रिमाइंडर आ गया, कितना? 12। यानी ये क्रमानुसार, यानी पहले एक रिमाइंडर, फिर उसका दूसरा रिमाइंडर, इसे कहते हैं कंजर्वेटिव रिमाइंडर। ठीक है ना, अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला रिमाइंडर, जब ये पहला रिमाइंडर आया तो वो 5 आया, फिर दूसरा रिमाइंडर आया 12 आया, यानी जो आया है वो क्या? हमारा कंजर्वेटिव रिमाइंडर, यानी क्रमानुसार रिमाइंडर है। आप जब क्वेश्चन करिए तो आपको समझ में आएगा। सिक्स फोर थ्री टू नाइन is divisible by 3-digit number, then and leaves three consecutive रिमाइंडर। क्या है वो कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर? 175, 114, 129 respectively. Find divisor। क्या पूछा गया हमसे? फाइंड डिवाइजर। ठीक है ना, हमें निकालना क्या? फाइंड डिवाइजर। आपसे कहा गया है कि 64329 is a divisible by 3-digit number and leaves 3 consecutive remainder 175, 114 and 129। तो फाइंड द डिवाइजर, ये आपसे पूछा गया। अब देखो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, और इसका हिंदी समझ लीजिए आप कि कोई 3 अंकों की संख्या है जिसका भाग हमने दिया है 64,329 में, और 3 क्रमानुसार शेषफल बचते हैं, जो है 175, 114, 129। ठीक है ना, 129 की जगह पे यहाँ पे आप कर लो 213 कर लो। 213, 175, 114, 213 रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमानुसार। तो फाइंड द डिवाइजर, यानी भाजक इसका ज्ञात कीजिए। ठीक है, भाजक इसका ज्ञात कीजिए। अभी हम करते हैं क्वेश्चन, आपने नोट कर ही लिया होगा। क्या है? 64329, 3 रिमाइंडर। पहला था हमारा 175, फिर था हमारा 114, फिर था हमारा 213। ठीक है ना, पहला था हमारा 175, 114, 213। अब देखो पहली बात, यहाँ पर जब 175 आया होगा वो किसमें से आया होगा? 303 अंकों की संख्या। पहली बात हमने आपसे कहा ही स्टार्टिंग में 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या मतलब यहाँ पे 3 अंक ही कवर किए होंगे।
उन्हीं में से माइनस करके 175 आया होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि 643 में से 175 माइनस करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर हमारा कितना आएगा 4 6 8, कितना आएगा हमारा। जब इसका यहाँ पर हमने कोई मल्टीप्लाई किया होगा किसी नंबर तब ये यहाँ पर आया होगा, ठीक है ना। फिर इन दोनों का माइनस के तब ये रिमाइंडर बचा होगा 175। अब हम संख्या लेंगे 2, ठीक है ना। अब जो 2 संख्या हमने ली है तो अब जी हमारा जो 114 आया है वो 114 किस में माइनस करके आया होगा, इसमें माइनस करके आया होगा। कोई जो भी संख्या इसमें से माइनस की हो तभी 114 आया होगा। यानी हम 1752 में से 114 माइनस करेंगे, कितना आएगा 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 16, यानी 16 38 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब 16 38 आने के बाद बचा क्या, यहाँ पर हमारा 9 बचा, तो हमने 9 यहाँ पर नीचे उतार लिया। अब जो 213 बचा है वो 1149 में माइनस करके आया होगा कोई नंबर, यानी हम 1149 में 213 माइनस करेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यानी 936, हाँ 936, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि अब जो है हमारे पास जो नंबर बचा है, यहाँ पर जो बचा हमारा, या तो वो नंबर होगा, या तो वो नंबर यही हो सकता है 468, क्योंकि मान लो 1 बार डिवाइड किया हुआ हमने 3 का, या फिर इसका कोई मल्टीपल होगा, समझ रहे हैं ना। या तो वो जो नंबर होगा या तो वो ये खुद होगा 468, क्योंकि इन तीनों में सबसे छोटा नंबर वही है, ठीक है ना। यानी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमने जो यहाँ पर हमने पहली बार डिवाइड दिया था वो कहो 1 बार दिया हो, एक ही बार दिया हो हमने डिवाइड, ठीक है ना। अगर ये 468 हो सकता है, हमें देखना होगा 468 से बाकी 2 नंबर कट रहे हैं क्या, वो चीज देखना हमें। तो 468 से हमने देखा कि ये नंबर तो कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा, ये तो नंबर कट रहा है 2 बार लेकिन ये नंबर नहीं कट रहा, ये नंबर नहीं आ रहा, यानी ये नहीं हो सकता, यानी फिर जो होगा वो इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना। अब फैक्टर कैसे होगा, देखिए अगर हम इसका 2, इसमें से 2 निकालें, इसका 2 फैक्टर अगर निकालें हम तो कितना हो जाएगा 2 3 4, ठीक है ना। अब 2 3 4 हम देखेंगे, 2 3 4 से ये तो कटेगा, इससे ये कट रहा है, यानी ये 2 3 4 से भी कट रहा होगा। इससे देखते हैं तो इससे क्या ये कट रहा है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इससे भी ये कट रहा है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 3 4। इसका फैक्टर जब हमने निकाल दिया तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा 2 3 4, क्योंकि हमने देखा कि 468 से ये नहीं कट रहा था, फिर हमने इसके फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने पर हमारा क्या आएगा 2 3 4 आ गया। समझ में आया ना आपको कि कंजक्टिव रिमाइंडर किसे कहते हैं, कि जो क्रमानुसार रिमाइंडर जो आते हैं, जिसके एक के बाद फिर दूसरा है, फिर दूसरे के बाद तीसरा है, उसे कहते हैं कंजक्टिव रिमाइंडर। इसी तरह आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है ना। अगला आप समझिए, अगला है आपका सक्सेसिव रिमाइंडर। सक्सेसिव रिमाइंडर मतलब लगातार फेसफल, लगातार फेसफल, ठीक है ना। क्या हुआ ये लगातार फेसफल, जैसे हम आपसे कहें कि हमने कोई नंबर लिया 2 4 3 कोई नंबर लिया, जिसे हमने पहले 5 से भाग दिया, ठीक है ना। पहले हमने किससे भाग दिया, इसको 5 से भाग दिया, 5 से भाग दिया तो हमने कितना हमारा रिमाइंडर आ रहा, हमने 5 से भाग दिया। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आप लिख लीजिए तो क्वेश्चन का आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए आप कि इफ ए नंबर successively divisible by 5
574 and leaves remainder 362. Find the डिविडेंड। समझिए, कोई एक संख्या में हमने जब लगातार डिवाइड किया 5 से 7 से 4 से, ठीक है ना, समझना आप कि हमने जब 5 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर कितना है 3, फिर 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है 6, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है 2, ठीक है ना। तो हमने कोई नंबर इसमें हमने लगातार 5 7 4 से डिवाइड किया, फिर जो रिमाइंडर हमारा बचा, जो शेषफल बचा वो कितना होता है 3 6 2 बचा, तो आपसे पूछा गया फाइंड द भाजक, फाइंड द डिविडेंड। जैसा आप समझिए 3 संख्याएं, ठीक है ना, किससे हमने डिवाइड दिए 5 से 7 से 4 से। हमेशा याद रखना एक चीज का आप कि जब कभी भी आपको, जैसे हम आपको इधर एक चीज समझिए, जैसे हमने आपसे यहाँ पे डिवाइड दिया 45 का, हमने पहले 45 का नहीं 49 का दिया, 49 को पहले हमने 3 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, फिर एक बचा 19 होगा 36 18, यानी हमारा रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर 1 बचा। फिर हमने यहाँ पे फिर हमने किससे डिवाइड दिया 5 से डिवाइड दिए, तो 5 कितनी बार जाएगा 5 दिए 15, यानी कितना रिमाइंडर बचा, यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर बचा। फिर हमने 2 से भाग दिया तो 2 एकम 2, कितना रिमाइंडर बचा 1। जब तक ये नीचे ना आ जाए, नीचे वाला जो ना आ जाए 1 ना आ जाए, तब तक वो आपका डिवीजन चलता रहेगा। और इसे ही कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको हम, फाइनल क्वोशिएंट। इसे क्या कहते हैं हम, फाइनल क्वोशिएंट। यानी जब कभी भी आपको क्वेश्चन में, जब कभी आपको क्वेश्चन में ये ना दिया जाए, फाइनल क्वोशिएंट ना दिया जाए, तो आपको हमेशा क्या मान लेना, उसको 1 मान लेना। जैसे हमें ऊपर क्वेश्चन में नहीं दिया गया, हमें ऊपर क्वेश्चन में फाइनल क्वोशिएंट नहीं दिया गया, तो आप उसको या तो 1 मान लो या 0 मान लो, क्योंकि आपको कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो आपको जो मानना है वो मान सकते हैं, या 1 मान लो या 0 मान लो। तो हमने यहाँ पर 1 माना, 1 माना, और रिमाइंडर हमारे क्या थे कि 3 6 और 2, ठीक है ना, 3 6 और 2, चाहे आप 1 मान लो चाहे 0 मान लो, कुछ भी मान लो, आपको आपके ऊपर है वो। तो देखो हमने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा क्या क्या फॉर्मूला रहता था, डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये रहता था। तो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट यानी 4 एकम 4 प्लस रिमाइंडर यानी 6, यहाँ पर हमारा 6 आ गया। फिर 7 6 42 और 6 48, ये हमारा आ गया, ठीक है ना। अब 5 और 48 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 240 और 3 243, यानी हमारा नंबर क्या है 243। समझ में आया ना कि जब कभी भी आपको फाइनल क्वोशिएंट ना दिया जाए तो आप उसके जगह पे या 1 मान लो या 0 मान लो, जो आपको पर वो दोनों कैलकुलेशन के लिए सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। तो हमने 1 माना, तो हमने क्या किया 4 एकम 4 प्लस 2 रिमाइंडर 6 आ गए। फिर 7 6 42 प्लस 6 रिमाइंडर 48 आया। फिर 48 गुणा 5 240 प्लस 3 के 243, यानी हमारा डिवीजन, यानी हमारा नंबर क्या होगा 243 होगा, ठीक है ना। जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि इफ ए नंबर इज if a number is successively divisible by
सक्सेसिवली डिविजिबल बाय 479, successively divisible by 479 and leaves remainder 3, 4, 5 and final quotient is 2, then find the remainder which is number is divisible by 11। समझिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि कोई एक संख्या जिसे हमने लगातार डिवाइड दिया किससे 4, 7, 9 से, किससे डिवाइड दिया हमने 4, 7, 9 से डिवाइड दिया और हमारा रिमाइंडर कितना आया 3, 4, 5। ठीक है ना, हमने 4, 7, 9 से डिवाइड दिया तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 3, 4, 5। और जो फाइनल क्वेश्चन है यानी जो हमारा आखिरी वाला जो क्वेश्चन है वो कितना है 2 दिया गया। ठीक है ना, यहाँ पे हमें दिया गया, पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, यहाँ पे हमें दिया गया कि फाइनल जो क्वेश्चन है वो कितना 2 है। तो आपको वो रिमाइंडर निकालना है जो जब उस संख्या को 11 से भाग किया जाए, यानी 11 से भाग करने के बाद कितना रिमाइंडर बचेगा वो आपको निकालना है। पहले हम संख्या निकालते, 3 बार डिवाइड दिया गया, कितना 4, 7, 9, रिमाइंडर कितना आया था हमारा 3, 4, 5। ठीक है ना, फाइनल क्वेश्चन हमें दिया गया था, यानी फाइनल क्वेश्चन हम यहाँ रखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए 9 दूनी 18, 18 और 5 23। ठीक है ना, 23, 7, 7, 21, 7 लगी 2, 7 दूनी 14, 2, 16, यानी 161 और 4 165। ठीक है, अब 165 इंटू 4 यानी 16 चौको 48, 165 इंटू 4, 4 पंचे 20 और फिर लगे 2, 16 चौको 64 और 2 66, यानी 663। ठीक है ना, कैसे समझ में फिर से समझ लीजिए, 9 दूनी 18 प्लस 5 23, फिर 23, 7 161 प्लस 4 165, फिर 165 इंटू 4 यानी 660 प्लस 3 663। ठीक है ना, ये हमारा नंबर आ गया कितना 663। अब आपसे कहा गया है कि वो नंबर को उस नंबर का 11 से भाग कीजिए और उसका रिमाइंडर बताइए। तो 11 से पहले भाग कीजिए इसका 663, 11 छिंगे 66, 3 बचा यानी 60, यानी रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 3। समझ में आया ना, कितना रिमाइंडर हमारा 3। ये हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि 11 से भाग करने पर कितना हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट रह गए उन्हें समझ लीजिए आप। कुछ कॉन्सेप्ट हैं उन्हें आप समझ लीजिए, कुछ नहीं है, जो हमने पहले पढ़ाया था उसी का एक तरह का रिवीजन समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कि पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर क्या है कि यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय n है तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा a का रिमाइंडर प्लस b का रिमाइंडर प्लस c का रिमाइंडर प्लस d का रिमाइंडर डिवाइडेड बाय n, यदि n कट रहा है तो। ठीक है ना, यदि हम इसी तरह कहें आपसे कि यदि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d डिवाइडेड बाय n है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा a का रिमाइंडर मल्टीप्लाई b का रिमाइंडर मल्टीप्लाई c का रिमाइंडर मल्टीप्लाई d का रिमाइंडर डिवाइडेड बाय n। समझ में आया ना, यदि a का रिमाइंडर फिर b का रिमाइंडर फिर c का रिमाइंडर और फिर d का रिमाइंडर। ठीक है ना,
यानी हम एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि 27 + 29 डिवाइडेड बाय 5, 27 + 29 डिवाइडेड बाय 5, 5 से इसको भाग दिया कितने आ जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा 4, यानी 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब 6 जरूरत पड़ रहा है हमें 5 से, तो हम इससे 5 से फिर काटेंगे, यानी कितना रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1। समझ में आया ना, यानी a + b + c है, यानी फिर a का रिमाइंडर आएगा, फिर b का रिमाइंडर, फिर c का रिमाइंडर और d का रिमाइंडर। यदि हमें जरूरत है वो प्लस करने के बाद भी n की, जैसे यहाँ पे जरूरत पड़ी तो हम फिर से डिवाइड देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, नेगेटिव रिमाइंडर का। कि जब नेगेटिव रिमाइंडर आए तो क्या करना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। क्या है नेगेटिव रिमाइंडर। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझिए, 11 से भाग दिया, जब हम 11 से भाग देंगे इसका, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हमने 11 से भाग दिया तो हमने 8 बार दिए, तो 88 आया और 10 रिमाइंडर आया। ठीक है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा, ये तो छोटा क्वेश्चन है इस वजह से आपको यहाँ पर सिंपल लग रहा होगा। जब बड़े क्वेश्चन में हम करते हैं, जैसे ऐसे हम सॉर्ट करने का तरीका देखिए कि हमें पता है कि 11 नंबर 99 होते हैं, हमने 99 रखा, कितना आया -1 आया। ठीक है ना। अब जो रिमाइंडर जो आया, ये नेगेटिव रिमाइंडर जो यानी माइनस का जो रिमाइंडर आया है, तो रिमाइंडर कभी भी माइनस का नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। जब माइनस का नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, जो नंबर हमें दिया गया उसे उसमें प्लस कर दो, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। दोनों सेम आ गए, समझ में आया नहीं। जब कभी भी माइनस का रिमाइंडर आ रहा हो, तो माइनस का रिमाइंडर आने के बाद हम उस क्या करेंगे, जिस संख्या से हमने भाग दिया उसी को उसमें जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। समझ में आ गई। हमेशा याद रखना, माइनस का रिमाइंडर कभी भी नहीं आता। इसके बाद है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी क्या होता है। मॉड्यूलरिटी कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि देखिए, जैसे हमने कोई संख्या ली 16/6 माना, 16/6, जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 6 दूनी 12, यानी 4 रिमाइंडर आ गया। ठीक है ना। अब क्या करोगे, आपसे हमने इसमें रिमाइंडर पूछा, आपने इसको काट दिया, तो यानी ऊपर आया 8, नीचे आया 3। ठीक है ना। जब हमने इसको काट दिया तो हमारा अब रिमाइंडर कितना आ रहा, 2। अब रिमाइंडर कितना आ रहा, 2। तो आपको एक चीज हमने अभी बताया था कि हमने अभी बताया था D/n, यानी कोई D संख्या है जिसे हमने n से भाग दिया है, तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 4। अब वही संख्या को हमने 2D किया, तो अब हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 8। ठीक है ना। क्या होगा कि पहले संख्या सिंपल थी, D/n था, हमने रिमाइंडर कितना आया 4। अब हमने संख्या में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो हमारे रिमाइंडर में भी क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह जब हमने यहाँ पे कितने से काटा, 2 से काटा, 2 से ऊपर नीचे काटा, 2 से ऊपर नीचे काटा, तो हमारा रिमाइंडर भी कटेगा। लेकिन रिमाइंडर कटेगा तो ये रिमाइंडर सही थोड़ी ना, ये सही नहीं, क्योंकि ये आपको जो दिख रहा है सामने, ये फ्रैक्शन नहीं है, इन्हें आप फ्रैक्शन ना समझे। ये आपको जो दिया गया है वो फ्रैक्शन ना समझे, क्योंकि ये जो है को हम क्या कर रहे हैं, इसमें 6 का 16 में डिवाइड दे रहे हैं, यानी 6 का 16 में भाग दे रहा है। तो ये रिफ्रैक्शन नहीं है कि आप उसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें, सरल फॉर्म में लिख लें, वो नहीं करेंगे आप। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रिमाइंडर भी उसमें कट जाएगा। अगर आप ऐसा करते भी हैं, यदि आप ऐसा करते भी हैं, उसको सिंपल करने के लिए करते भी हैं, तो जिससे आपने उसको डिवाइड किया है तो रिमाइंडर में उसी का उतने का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका रिमाइंडर उतने का उतना आ जाएगा। या फिर एक और एग्जांपल समझ लीजिए कि हमने क्या किया, 21/6 ऐसे लिया, 21/6। अब हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है,
जैसे 21/6 नहीं, 21 बटे आप ले लो 21/15 ले लो, ठीक है ना। 21 हमने 15 लिया, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर, 6 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना। कितना रिमाइंडर आ रहा है हमारा, 6 रिमाइंडर आ रहा है। अब हमने इसको जब 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 से डिवाइड किया तो यानी ऊपर कितना बचा 7, नीचे बचा 5। अब रिमाइंडर कितना आ रहा, 2। कितना आ रहा, 2 आ रहा। हमने पहले कितने से डिवाइड दिया, 3 से डिवाइड दिया ऊपर नीचे। जब 3 से डिवाइड दिया तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 3 से वो भी कट गया। जब 3 से कट गया तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा रिमाइंडर बराबर। समझ में आया ना। जब कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म आपको उसको सरल फॉर्म में लिखते हैं तो जितने से हमने डिवाइड किया है उतने से उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका रिमाइंडर सेम का सेम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके साथ आपकी होती है रिमाइंडर थ्योरम की क्लास खत्म। आपको रिमाइंडर थ्योरम में जो कोई भी परेशानी है, जो भी कोई डाउट्स है, मैंने बताया आपको कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाली हुई है, आप वहाँ पर आके हमसे पूछ सकते हैं जो भी कोई आपको डाउट हो। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो, तो इसको दूसरों को भी पहुँचाइए जिससे और भी बच्चे लोग इससे पढ़ सकें, ठीक है ना। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू, गुड नाइट।